आज इस बार एसोसिएशन पानीपत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा में हमारे नौजवान पानीपत के इसराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक धर्म सिंह चोकर जी के भाई जो आज उनकी उपस्थिति यहाँ पे लगवा रहे हैं, भाई कंवर सिंह चोकर जी, हमारे पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान जी, हमारे भाई पानीपत शहर से भाई बुल्ले शाह जी, हमारे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हमारे साथी विजेंद्र अलावत जी, हरियाणा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई सचिन कुंडू जी, पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे खुशीराम जागलान जी, हमारे पानीपत के पूर्व मेयर सुरेश वर्मा जी, हमारे बार से हमारे प्रधान भाई अमित कादियान जी, उप प्रधान भाई प्रदीप अलावत जी, सचिव और आज मंच का संचालन कर रहे थे। और मैं देख रहा था जो है वो बार बार सबको कह रहे थे कि थोड़े संक्षिप्त शब्दों में कोई, मगर जो है कोई उनकी जो उस बात को पे ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। उन्होंने अपना बहुत प्रयास किया लेकिन तवज्जो नहीं दे रहा था। जब सारे वकीलों की महफिल में बैठे हैं तो वह वकीलों की आदत सबको आ जाती है बोलते हुए, वकीलों को देख के लगता है कि हम और बोले। तो हमारे भाई रविंद्र शर्मा जी, कैशियर पानीपत बार के भाई अमित शर्मा जी, सह सचिव हमारे भाई संजय गालियान जी, भाई दीपक मुदगिल जी जिन्होंने बड़ा प्रयास किया आज के कार्यक्रम के लिए, हमारे साथी हैं हमारे भाई सुखबीर शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, महेंद्र कादियान जी जो जिला परिषद के हमारे पूर्व चेयरमैन हैं, सुरेंद्र कादियान जी, शौरवीर कादियान जी, हमारे साथी भाई धर्मेंद्र अलावत जी, एडवोकेट हमारे साथी सुरेश आर्य मलिक जी, महिपाल सूबेदार जी, प्रियांश मलिक जी, दीपक मुदगिल जी, हरि सिंह रोहिल जी, विजेंद्र कोटानी जी, सरोज सांगवान जी, सुमित गनगस जी, चरणजीत सिंह जी, अमन विशिष्ट जी, जितेंद्र दोचक जी, रिंकू वाल्मीकि जी, हमारे सभी ये नाम जो कुछ लोगों के नाम इसमें आए हैं, सबके नहीं भी आ पाए, मगर सभी बहुत सीनियर वकील साहिबान यहाँ पे बैठे हैं, सभी सम्मानित मेरे वकील कुलीग्स, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति। आज सबसे पहले पानीपत बार में एक बार दोबारा से आपके बीच में हाजिर होने का अवसर मिला। आपके निमंत्रण पे मैं पूरी बार का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पे हमें अवसर मिला और ये सही समय पे आप लोगों ने निमंत्रण दिया है। अभी 2-4-5 दिन में दिवाली है, तो सबसे पहले दिवाली की एडवांस में आप सबको मैं हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर मैं देना चाहता हूँ। मुझसे पहले बहुत से विचार रखे गए और इस तरह के टॉपिक्स हैं कि उस पर कितना लंबा बोल सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वकील साहिबान हैं, जो वो हर समाज पूरे दुनिया में, केवल हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में समाज क्या वो हिस्सा है जिसकी तरफ समाज देखता है। समाज को दिशा देने का, नई रोशनी देने का, नए विचार देने का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि हमेशा हमारी फ्रेटर्निटी ने, मैं स्वयं वकील हूँ इसीलिए हमारी फ्रेटर्निटी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमेशा समाज को दिशा देने का काम किया है। अभी मुझसे पहले कहा गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात की गई, महात्मा गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सरदार पटेल जी तक, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर चौधरी छोटू राम तक, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जिन्हों कहा गया, उनसे लेकर, तो ये सिलसिला केवल हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ। मैं देखता था जब मैं यूएस में पढ़ रहा था, वहाँ पे काम कर रहा था, तो वहाँ
पहले बुश थे, बुश जूनियर राष्ट्रपति थे, उसके बाद ओबामा राष्ट्रपति बने। ओबामा तो खुद भी वकील भी थे और वो पढ़ाते भी थे शिकागो लॉ स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लॉ स्कूल में। तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये पूरे हमारे देश में पूरी इसका ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि देश की व्यवस्था कैसी चलती है वो संविधान पे, किसी भी देश के संविधान पे टिकी है। और संविधान को सही मायने में अगर कोई समझता है और अपने जीवन में उतारता है और संविधान की रक्षा, हर केस, जो भी केस में हम जो पैरवी करें वो संविधान की कहीं ना कहीं रक्षा का रूप में हम प्रयास करते हैं, तो वो अगर कोई करता है तो कोई वकील साथी करता है। तो इसीलिए ये वो जागरूक समाज का वो अंग है जिसकी तरफ समाज देखता है, और मुझे गर्व है कि मैं भी इसी अंग का मैं एक सदस्य हूँ। अभी आज की मौजूदा परिस्थिति पे, राष्ट्रीय स्थिति पे और जो हमारे प्रदेश की स्थिति है उस पर थोड़ा थोड़ा सबने कहा, मैं भी थोड़ी थोड़ी बात कहूँगा, और फिर वकील जो हमारे साथी हैं उनके जो हकों से जुड़ी हुई बातें हैं अंत में उन पे अपनी बात कहूँगा कि भाई जो पानीपत, चाहे वो बार की बात हो या वकील साथियों के अपने अधिकारों की बात। देखिए, देश की परिस्थिति भी आपके सामने है। अभी कहा स्पीकर साहब ने, वो सही कह रहे थे कि आज बहुत सी ऐसी देश में देश की लोकतंत्र को, कोई भी किसी भी देश का लोकतंत्र स्वतंत्र हो, जो संविधान में है हमारे कि भाई स्वतंत्रता हो, और इतना मजबूत हो कि किसी विपक्ष की आवाज ना दबाई जा सके। मगर ये बात तो उनका पॉइंट बिल्कुल सही है कि आज जिस तरह की देश का लोकतंत्र जिस दिशा में गया है, उस दिशा में सत्ता दल ने धनबल का बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग किया जा रहा है। कोई अखबार हरियाणा में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, अब से लेकर और जब तक इलेक्शन होंगे कोई अखबार एक दिन का भी ऐसा नहीं है कि फुल पेज की ऐड सत्ता दल द्वारा, एक भारत सरकार के, हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार का लगभग 600 करोड़ का बजट है, और फिर जब वो ऐड दी जा रही है हम उतनी ऐड देने में सक्षम नहीं है, विपक्ष नहीं है। आपने देखा जब नतीजा है कि भाई किस पार्टी के पास कितना बैंक अकाउंट में पैसा है, तो देश की सारी, अगर विपक्ष की पार्टी और भाजपा को छोड़ के सारी पार्टियां भी मिला दी जाए तो भी जितना भाजपा के बैंक अकाउंट में उसके 2% भी बाकी सारी पार्टियों के पास उनके बैंक अकाउंट में आज नहीं। तो एक तरफ धनबल से मीडिया बल से, और उसके बाद तंत्र बल, सारी जांच एजेंसियां विपक्ष की आवाज को दबाने पे, न्याय की आवाज कोई उठाए उसको, आपने देखा हमारी बेटियां जिन पर हमें गर्व है, हमारी ओलंपिक विजेता मेरी बेटियां जो मेडल लेके आई, देश का नाम रोशन करने का जिनने काम किया, वो जंतर मंतर पे धरना दे रही थी। और अभी दिल्ली पुलिस ने लिखा है रिपोर्ट में, जो आरोपी थे उन पे वो हर मौके पे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और ये देश तो ऐसा देश है, ये देश ऐसा देश है जहां पे अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी इस देश में अपनी इज्जत मानकर उसकी रक्षा की जाती है। ये देश महाराणा प्रताप का देश है, ये ऐसा देश है, संस्कृति देश की ऐसी है कि अपने दुश्मन की बेटी की भी, बहन बेटी को अपनी इज्जत के रूप से देखा जाता है। लेकिन वो जो बेटियां वहां पे न्याय मांग रही थी, अब तो दिल्ली पुलिस ने लिख दिया कि वो करते थे, लेकिन उस समय जब उनकी आवाज उठाते थे तो उनको घसीटा जा रहा था दिल्ली की सड़कों पे। हमारे जैसे आवाज उठाने आते थे तो हमें जो है कई दिल्ली पुलिस अपने डिटेन करके दिल्ली पुलिस अपने जेल के अंदर भेजने का काम करती थी। किसान आंदोलन में हमने देखा, हम आवाज उठाते थे तो पुलिस के अंदर हमने तो गिरफ्तारी, मैं तो 2 बार गिरफ्तारी दे आया, किसान आंदोलन में भी होगी, इसमें भी होगी। कहने का मतलब ये है कि जांच एजेंसियों से लेकर और पुलिस तक सारा तंत्र, सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल, एजेंसी बल, तंत्र बल, इस रूप से कि विपक्ष की कोई आवाज अगर कोई उठाई जाए तो विपक्ष की कोई प्रखर आवाज उसको किस रूप से कुचला जाए। ये लोकतंत्र के, मैं अभी भी आपने देखा, अभी चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
उनके घर पे ईडी बैठी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके घर पे ईडी बैठी है, गहलोत साहब। वहां के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के डोटासरा जी, मैं कल राजस्थान से आया हूं, उनके घर भी ईडी बैठी है। मध्य प्रदेश में सीबीआई कमलनाथ जी के घर बैठी है। और दिल्ली में, मैं दूसरी पार्टी से भी, दलगत रानी से ऊपर उठ के बात करता हूं, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो दूसरी पार्टी से हो सकते हैं, मगर जो है विपक्ष में है, हमारी उनसे भी टकरार है, आप देखते हो हर रोज। लेकिन देश में तमाम कोई विपक्ष का, ऐसे ही पश्चिम बंगाल की हम बात करें, पूरे देश में बात करें, किसी एक विपक्ष की अगर कोई आवाज इस सरकार के जो है, इस सरकार जिस आवाज को देख के खुश नहीं है, एजेंसियों को से दबाओ और तंत्र का प्रयोग करो, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, निर्भीक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, ये प्रयोग किए गए कर्नाटक के चुनाव से पहले भी। कर्नाटक में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिव कुमार की बात हो, सिद्धारमैया जी की बात हो, और ये प्रयोग किए गए हिमाचल से पहले भी, वीरभद्र जी के घर भी इसी रूप से। मगर हिमाचल में भी कांग्रेस की जीत हुई, कर्नाटक में भी जीत हुई, और हिमाचल और कर्नाटक तो भी बाकी है। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उसके बाद हरियाणा पूरा दिखाना बाकी है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक ये देश की स्थिति है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी स्थिति हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में मैं यही कहना चाहूंगा, एक ऐसी सरकार आई 9.5 साल की, इस सरकार ने जो हरियाणा देश में विकास के हर पैमाने पे, हर मापदंड में देश में नंबर 1 पे हरियाणा गिनती होती थी। हम 2013-14 की अगर बात करें, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में सबसे आगे हरियाणा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का नाम था, आपस में भाईचारा के मामले में हरियाणा में देश में आगे था। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। किसी भी वर्ग को, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, किसी वर्ग को धरने देने की आवश्यकता नहीं पड़ी 10 साल। और 10 साल सरकार को पुलिस के बल के प्रयाग करने की आवश्यकता, पूरे प्रदेश में एक भी पुलिस का कोई लाठीचार्ज का, कहीं बैरिकेड का, कहीं इस तरह का कोई माहौल 10 साल तक ना आंदोलन हुआ किसी भी वर्ग के द्वारा, और हरियाणा विकास के मामले में आगे जाना जाता था। आज वो हरियाणा जो विकास में आगे था, खुशहाली में आगे था, आज वो हरियाणा विकास की पटरी तो उतार दिया इस सरकार ने, और देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 वो प्रदेश पहुंच गया। दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, जो देश में रोजगार सर्जन में और विकास की व्यवस्था में देश में एक उदाहरण देने वाला प्रदेश होना चाहिए, आज वो विकास की पटरी। तो मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, विकास की पटरी से उतर गया, उसके बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे अपने को पानीपत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपने देखा 2012 में एक फैसला हुआ कि RRTS, NCR के अंदर RRTS, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, आप में से बहुत लोग वो आप जागरूक लोगों को जानकारी होगी या कईयों को नहीं होगी। ये मेट्रो आगे एक तरीके से मेट्रो का अलग रूप, सबर्बन मेट्रो इसको कहते हैं। 4 RRTS सिस्टम मंजूर हुए। सबसे पहला पानीपत तक आना था वाया सोनीपत दिल्ली से, दूसरा गुड़गांव अलवर में, तीसरा वाया रोहतक हिसार, चौथा वाया गाजियाबाद मेरठ, और 5वां वाया फरीदाबाद पलवल। पांचवा अगले फेज में था, 4 पहले फेज में। मैं ये भी राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूं। जो हरियाणा विकास की तरफ सबसे तेज दौड़ता था, यूपी जैसे प्रदेश हमसे पीछे रहते थे, आज पिछले हफ्ते रैपिडेक्स RRTS दिल्ली से मेरठ का उद्घाटन केंद्र सरकार ने किया, जो 4थे नंबर पे बनना था। और यहां की जो कनेक्टिविटी यहां पे, और वो मैं समझता हूं कि जो लोग विदेशों में गए उस बात को समझेंगे, जितने बड़ा महानगर है पूरी दुनिया में, उनके आसपास सबर्बन कनेक्टिविटी धुरी है विकास की, उसके बिना विकास उस रूप से संभव नहीं है। और वो 2012-13 में केंद्र सरकार, कमलनाथ जी मंत्री थे उस समय, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री के, उनके माध्यम से हमने मंजूर कराया था। मंजूर हमारा प्रदेश का हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार को ना चिंता है, ना कोई दूरदर्शिता है, ना ये एजेंडा है। चाहे वो ये RRTS यहां तक अगर बनता तो आज पानीपत को विकास की तरफ पंख लगते, पानीपत के, सोनीपत के। और चाहे वो ये RRTS की बात हो,
चाहे वो गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी वो बनारस चली गई, चाहे उसकी बात हो, चाहे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा महम में आना था वो उत्तर प्रदेश चला गया, जेवर नोएडा में। मैं नहीं कहता जेवर नोएडा में ना बने, लेकिन यहाँ के लिए मंजूर हमने कराया था। अब यहाँ की सरकार, मौजूदा सरकार, उसके लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि एजेंडा नहीं। जो हमारी सरकार थी, बुलेट ट्रेन का वायदा नहीं था, लेकिन हरियाणा के अंदर 312 किलोमीटर रेल की लाइन बिछाने का उस समय काम हुआ था। चाहे वो जींद से सोनीपत दिल्ली रेल की लाइन हो, चाहे वो रेवाड़ी झज्जर रोहतक रेल की लाइन हो, चाहे वो हांसी रेल की लाइन हो। जब सरकार थी तो बुलेट ट्रेन का वायदा नहीं था, मगर 81 किलोमीटर मेट्रो को हरियाणा में लाने का काम हुआ था, 4 शहरों को जोड़ने का काम हुआ था, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, बल्लभगढ़ हो, बहादुरगढ़ हो। दुख की बात यह है कि बुलेट ट्रेन का वायदा तो किया, ना 1 इंच रेल की लाइन इन 10 वर्ष में, ना एक खंबा मेट्रो का, ना ये RRTS, ना कोई एक औद्योगिक केंद्र, ना कोई IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। उस समय 5 थर्मल के कारखाने लगे थे हरियाणा के, अब अदानी से बिजली ले रहे हैं। और अदानी की बिजली में आपको पता है 25 साल का जो समझौता हम करके गए थे, उस समझौतों को निरस्त करके उससे कई गुना महंगी बिजली ले रहे हैं। और जो है अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को जो है स्टे करा के जैसे भी उससे ले रहे हैं और उसका पूरा बिजली उपभोक्ता पे डालने का काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति, ना कोई थर्मल का कारखाना एक भी, ना औद्योगिक क्षेत्र। तो आज बेरोजगारी में हमारा प्रदेश देश में नंबर 1। आज अपराध, नशा, डिप्रेशन की तरफ यूथ, विदेशों में जाने की तरफ यूथ, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। अमेरिका गया था मैं अभी, यहां से जब मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस होता है तो गांव के अंदर पटाखे छूट रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति। और किसी प्रदेश से, अमेरिका में कह रहे हैं कि एक समय पंजाब से ऐसा पलायन हुआ था और अब हरियाणा से वो पलायन, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई स्थिति बन नहीं रही। क्योंकि ये सारी चीजें जो है, जो आज तो मैं समझता हूं कि आप लोग जागरूक लोग, ये एजेंडा में होना चाहिए कि हरियाणा देश में नंबर 1 कैसे बने, विकास में, व्यवस्था में, विस्तरीय विकास में, खिलाड़ियों के सम्मान में, किसान के, मजदूर के। तो और दोबारा से रफ्तार हरियाणा कैसा पकड़े, ये हमारी लड़ाई है प्रदेश में। और इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है, पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी, नहीं तो पिछली बार भी हरियाणा के लोग बदलाव चाहते थे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे के बावजूद मात्र 3900 वोटों की फर्क था। 3900 वोट हमारी ज्यादा आती तो हमारी 36 सीट आती और बीजेपी की 35 सीट आती। लोग इतने दुखी थे। बीजेपी कहती थी 75 पार, लोगों को ने सोचा शायद 75 पार हो ही रहे होंगे जब लोकसभा में सारी जीत गई। बीजेपी कहती थी 75 पार, जेजेपी दुष्यंत चौटाला कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा बना दी ऐसी सरकार। हरियाणा में बना दी ऐसी सरकार जिसका एजेंडा कुछ और है। डबल इंजन से भ्रष्टाचार करने का एजेंडा जो बता रहे थे। अभी कुलदीप जी ने बताई कि कुलदीप बिश्नोई जी के सारे जो बड़े बड़े केसेस आए थे, वो केसेस जो है वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन से में नहा लिए, उनके केसेस ठीक हो गए। उससे पहले दुष्यंत चौटाला जी के भी सारे जो मामले थे वो आपको पता है वो भी नहा लिए। तो बीजेपी में गोता खाओ। तो ये कहते थे काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बैंक खातों में 15 लाख जमा कराएंगे। काला धन तो नहीं लाए, लेकिन काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, रातों रात बीजेपी ज्वाइन कराएंगे और सुबह तक उनके काले धन को जो है सफेद धन बनवाएंगे। ये स्तर चल रहा है देश में, ये स्थिति है। और देश को इस रूप से तो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ज्वाइन कराएंगे। तो ये चल रहा है और इसके खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वकील साथियों का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि एक वो फ्रेटर्निटी है जिसके साथ हुड्डा साहब का भी लगाव, वो भी वकील है, उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैंपस लॉ सेंटर से वकालत करी और मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से वकालत करने का सौभाग्य मिला। कई मेरे क्लासमेट, ये राजीव बैठा है, कई क्लासमेट यहाँ, हाँ जी ये मेरा क्लासमेट था भाई कैंपस लॉ सेंटर में। तो जो है एक आधी बार जब हम लेट वेट हो जाता था तो मैं इनको इसको कहता था प्रॉक्सी लगा देना, लेकिन एबीपी वाले मेरे पे नजर रखते थे, जो बीजेपी वाले। तो हाँ उन पे ये रखते थे। शौर्यवीर भी हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे सीनियर थे ये लोग। तो यहाँ पे
तो ये तो है, मैं समझता हूँ कि हम आपके हैं और आप हमारे। सही बात है। ये भी कह रहे थे कि रोहतक में हुड्डा साहब की जो है का चेंबर है और उन्होंने वहाँ वकालत करी और हमेशा अपनी फ्रेटर्निटी के लिए जो हो सका, सम्मान के लिए भी और अपनी फ्रेटर्निटी को राहत पहुंचाने के लिए भी जो हो सका वो किया। आप देखो हरियाणा के अंदर जब हमारी सरकार थी तो लाला लाजपत राय जी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे देश में, लेकिन लाला लाजपत राय जी के नाम से वो प्रैक्टिस करते थे रोहतक बार में और हिसार बार में, लाहौर जाके प्रैक्टिस करते थे। अगर यूनिवर्सिटी बनी तो वो कांग्रेस पार्टी के समय, हुड्डा साहब के समय उनकी कलम से यूनिवर्सिटी बनी हिसार में। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से पूरे उत्तर भारत में अगर यूनिवर्सिटी बनी तो सोनीपत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारी सरकार में हुड्डा साहब की कलम से बनी। ऐसे ही चौधरी छोटू राम के नाम से पूरे देश में कोई यूनिवर्सिटी 75 साल में नहीं बनी, लेकिन उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी। तो आप देखो उस समय मूर्थल के अंदर यूनिवर्सिटी बनी, क्योंकि ये लॉयर्स, ये मैं एक उस तरीके जोड़ रहा हूँ कि ये लॉयर्स भी थे। चौधरी बंसीलाल जी के नाम से, वो भी लॉयर थे, उनके नाम से भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। अगर एक बनी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर, तो वो भी हुड्डा साहब की कलम से उस समय कांग्रेस की सरकार में बनी। तो जो लॉयर्स ऐसे रहे थे, जो महापुरुष लाल लाजपत राय से लेकर अंबेडकर जी तक और चौधरी छोटू राम से लेकर चौधरी बंसीलाल जी तक जिनका योगदान रहा, उन सबको हमने प्रयास किया कि सम्मानजनक रूप से हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी और लॉयर्स के लिए कई ऐसी योजनाएं उस समय शुरू करी थी। एक हुड्डा में जो है 10% का आरक्षण प्लॉटों का, आपको याद होगा, याद है कि नहीं याद है? किस किस को याद है? एक बार हाथ खड़ा करना भाई, किस किस को याद है? हम तो ये उम्मीद कर रहे सर दोबारा और ये 10% प्लॉट्स का ऑक्शन में जो 10 अलॉटमेंट में 10% हुड्डा के प्लॉट्स लॉयर्स को दिए जाएं हर शहर में। और बहुत से शहरों में, विजेंद्र लाल जी बताएंगे, बहुत से शहरों में मैं समझता हूं सैकड़ों हमारे वकील साथियों को उसका लाभ मिला। अभी पानीपत में ई ऑक्शन है 39 प्लॉटों की, अभी 17 नवंबर को हुड्डा सेक्टर में ई ऑक्शन है प्लॉट्स की। अगर वो व्यवस्था होती तो 4 प्लॉट आप में से किसी ना किसी को जो आप अपना बनाना चाहते तो जरूर उसमें वो 4 प्लॉट मिलते। खैर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी ये सरकार के 10 महीने बचे हैं। पिछली बार मात्र थोड़ी बहुत वोटों से रह गया, इस बार ऐसी कोई कसर रहेगी नहीं। अगले हरियाणा दिवस तक हरियाणा में आपके आशीर्वाद से नई सरकार होगी और ये प्लॉट्स की हम योजना को बनाएंगे। अगर यदि आपके आसार मौका मिला तो ये प्लॉट्स की जो रिजर्वेशन वाली जो पॉलिसी थी, जो लॉयर्स के लिए बनवाई थी, इसको हम दोबारा से हरियाणा के अंदर लेके आएंगे। और इसी तरीके से जो आज, अब ये मैं मेन पॉइंट पे आ जाऊं, क्योंकि ये तो बात हम जो है मेन पॉइंट पे आ जाता हूं, क्योंकि जो है जिसके लिए आप बैठे हैं, बाकी तो कहते हैं ना कि बाकी तो जो है हम उसका फायदा उठा रहे थे, मौके का फायदा अपनी। मगर असली बात जो मेन पॉइंट है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी प्रधान जी ने भी बात रखी